हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन रोहित जीएस एकेडमी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है यूक्रेन क्राइसिस, यानी कि यूक्रेन संकट। बहुत से न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के थ्रू आपने देखा होगा कि इस समय रशिया ने अपनी बहुत ही बड़ी आर्मी यूक्रेन के बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ की है अगेंस्ट यूक्रेन। ये है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन और ये है रशिया का ट्राई कलर नेशनल फ्लैग। और ये है मिस्टर व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही ये है यूक्रेन का नेशनल फ्लैग इन ड्यूल कलर ब्लू एंड येलो। आज के इस टॉपिक को हम प्रीलिम्स प्लस मेंस की अप्रोच के साथ कवर करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंटरनेशनल अफेयर जीएस2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को कवरेज के साथ साथ हम थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और प्रीलिम्स के बहुत सारे फैक्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। ये जो संकट है, ये जो क्राइसिस है, वो सिर्फ यूक्रेन और रशिया का ना होकर इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर ग्लोबली पड़ने जा रहा है। सारे देश इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री, स्पेशली नेटो, यानी कहें कि यूएसए समर्थित देश इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने जा रहे हैं, क्योंकि इनके इंटरेस्ट दांव पर हैं। ये समस्या यूक्रेन और रशिया की तो है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी है उतना ही ज़्यादा। उसका कारण क्या है, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री यानी वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था 1939 और इट वाज एंड इन 1945। दो पार्टी थी उसमें, अलाइड पार्टीज एंड द एक्सिस पार्टी। अलाइड पार्टीज को लीड कर रहे थे यूके, यूएसएसआर, फ्रांस एंड यूएसए, और एक्सिस पार्टी को लीड कर रहे थे जर्मनी, इटली एंड जापान। ये वर्ल्ड वॉर 2 1945 में एंड हुआ जब अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर ब्लास्ट किया इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। वर्ल्ड वॉर 2 तो एंड हो गया, लेकिन इसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली पूरे वर्ल्ड का नया पॉलिटिकल मैप इमर्ज हुआ। बहुत सारे देश आज़ाद हुए, जिसमें इंडिया भी एक था। और इसके साथ साथ यूएसए इमर्ज हुआ एज अ न्यू सुपर पावर। जैसा हमेशा से होता आया है, दो ताकतवर देश हमेशा बैलेंस करना चाहते हैं पावर को। फिर से वही समस्या शुरू हुई जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले थी। अब जो पार्टीज अलाइड पार्टीज में एक तरफ थी, अब वो आमने सामने हो गई। यूएसए और यूएसएसआर बैलेंस ऑफ पावर को लेके टकराए, और इसी ने शेप लिया एक नई वॉर का, जिसका नाम था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एरा, जो जनरली कहा जाता है, स्टार्ट हुआ था इन 1947 और इट एंड्स इन 1991 विद द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के विघटन के साथ ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ। इन कई दशकों में पूरी दुनिया ने बहुत सारे क्राइसिस देखे, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बर्लिन ब्लॉकेड्स। बहुत से ऑफ जोन वार फ्रंट्स भी बने, जैसे कि वियतनाम वार, अफगानिस्तान वार। ये जो रेस थी बिटवीन यूएसए और रशिया पावर को लेके, ये सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं रही। पूरी दुनिया तीन भागों में बढ़ चुकी थी। जो कंट्रीज यूएसए की तरफ गई उन्हें कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, और जो कंट्रीज यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन की तरफ गई उन्हें कहा गया सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। लेकिन बहुत से देश ऐसे भी थे जो किसी भी गुट में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इसका अंत बहुत ही खराब होता है। वर्ल्ड वॉर 2 में सबने देखा। और इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने एक नया गुट बनाया जिसका नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष, और इसको लीड किया था भारत ने भी। भारत भी इसका एक अहम सदस्य था नॉन अलाइंड मूवमेंट का, और ये चाहते थे कि दुनिया में शांति स्थापित रहनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए वही ज्यादा जरूरी है। 1988 से 1991 में सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ। ये एक सिविल अनरेस्ट था इनसाइड द सोवियत यूनियन, और जो अल्टीमेटली सोवियत यूनियन को डिवाइड करता था 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में। यानी कि सोवियत यूनियन बट गया था 15 देशों में, और उन 15 देशों ने एक नए गुट का निर्माण किया जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये है मैप, और ये वो कंट्रीज हैं जो अलग हुई थी सोवियत यूनियन से, जिसमें एक है ये यूक्रेन भी। दिस इज यूक्रेन। यूक्रेन अलग हो गया था रशिया से, और यूक्रेन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप में आफ्टर रशिया एरिया वाइज यूक्रेन सबसे बड़ा देश है। आर्मी की स्ट्रेंथ के हिसाब से
यूक्रेन इस समय नंबर 3 पे है। यानी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो क्राइसिस है, ये बहुत ही अहम हो जाता है इन दो कारणों से भी। जैसा कि हमेशा होता आया है, कोई भी नया देश अगर अलग होता है तो वो इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं होता है। इसी प्रॉब्लम से यूक्रेन भी जूझ रहा था। अभी की जो समस्या है, अगर उसे हम समझें तो अक्टूबर 2021 से ही रशिया पे ये आरोप लगने लगे कि वो अपनी ट्रूप्स और आर्मी या मिलिट्री को यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ भेज रहा है। बहुत से कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी और सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू से भी ये वेरीफाई हुआ कि ये मूवमेंट सच में हो रहा है। दिसंबर आते आते रशिया ने अपनी 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स को बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ कर दिया था, और उस समय रशिया पे आरोप भी लगा कि वो यूक्रेन को इन्वेड करना चाहता है 2022 में। इस क्राइसिस की शुरुआत अगर हम ठीक से समझे तो 2013 से ही शुरू हो गई थी। यूक्रेन जब एक नया आज़ाद देश बना तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं था, और जो देश अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होता है तो दो ताकतवर देश हमेशा से वो चाहते हैं कि वहां पर जो सरकार बने, गवर्नमेंट बने, वो उनके हितों के लिए काम करे। यूएसए और रशिया लगातार यूक्रेन की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि वहां की जो सरकार बने वो उनके हितों के लिए काम करे। 2013 में ऐसी ही एक समस्या हुई। यूक्रेन की कैपिटल सिटी कीव में एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट हुआ जिसका नाम था यूरोमेडन मूवमेंट। उस समय वहां की जो सरकार थी, यानी यूक्रेन गवर्नमेंट थी, उन्होंने एग्रीमेंट को सस्पेंड किया जिसमें यूक्रेन एसोसिएट करने जा रहा था यूरोपियन यूनियन को। इसको खारिज कर वहां की सरकार ने यह चुना कि वो अब अपने संबंधों को रशिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ बढ़ाएगी। यानी वो सरकार जो थी वो थोड़ा सा प्रो रशियन थी, और ये बात यूक्रेन की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और इसीलिए ये मूवमेंट शुरू हुआ। ये यूक्रेन की जनता यूक्रेन के नेशनल फ्लैग के साथ, और ये है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग। जिस समय यहाँ पर यूक्रेन में जो ये मूवमेंट चल रहा था, उस समय का फायदा उठाते हुए रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड कर लिया इन 2014 में ही। और ये घटना इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार कोई यूरोपियन कंट्री ने दूसरी कंट्री की टेरिटरी को अक्वायर किया था। और उसके बाद एक डिस्प्यूटेड रेफरेंडम भी हुआ जिसमें 97% से ज्यादा लोग क्रीमियंस ने ये वोट किया कि वो क्रीमिया को रशिया के साथ मर्ज करना चाहते हैं। ये है यूक्रेन का मैप, और ये जो शेडेड पोर्शन में है ये है क्रीमिया, और ये है सिविस्टापोल। सिविस्टापोल एक मेजर पोर्ट है क्रीमिया का जिसपे इस समय रशिया का कंट्रोल है। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी, ये दो वाटर बॉडीज है और ये कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस नैरो पासेज जिसे कहते हैं कर्स्ट स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ज्योग्राफी का। अब रशिया ने यहाँ पर क्रीमिया पे कंट्रोल बढ़ाने से रशिया को यह फायदा हुआ कि सी ऑफ अजोव पे उसका कंट्रोल तो बढ़ा ही, साथ के साथ ब्लैक सी पे भी उसका कंट्रोल बढ़ा, और कर्स्ट स्ट्रेट पे भी रशिया का कंट्रोल बढ़ गया। ये रशिया के लिए ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल तो था ही, लेकिन मिलिट्री और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर वेस्टर्न कंट्री या नेटो कंट्रीज मिलिट्री सपोर्ट अगर वाया सी रूट भेजना चाहेगी तो क्रीमिया रशिया के कंट्रोल में है और वो ये कर नहीं पाएगी। इसीलिए शायद नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद से। जिस समय ये सब चल रहा था उस समय सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी शुरू हो चुका था यूक्रेन के डोनाबास रीजन में। डोनाबास रीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर कोल माइनिंग होती है, कोल मिनरल रिजर्व है बहुत बड़ा डोनाबास रीजन में। और डोनेस्क और लोहानेस्क रीजन जो है यही दो पार्ट में बट चुका है डोनाबास के। वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू किया है वो प्रो रशियन है। ऐसा हमेशा यूक्रेन आरोप लगाता आया है कि ये रशिया के सपोर्ट से ही हो रहा है, लेकिन रशिया ने हमेशा से डिनाई किया है कि नहीं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ मैप ऑफ यूक्रेन, और ये वाला जो पोर्शन है वो है डोनाबास रीजन, और ये शेडेड पोर्शन में ही इस समय सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है जो अलग होना चाहते हैं यूक्रेन से। यूक्रेन की ज्योग्राफी को अगर हम थोड़ा सा समझे तो यहाँ पर है कार्पेथियन माउंटेन्स। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यूक्रेन की, जैसे न्यूब थोड़ा सा यहाँ टच करती है, नीपर है, नीस्टर है, और सदर्न बॉक है। यूक्रेन में ग्रासलैंड्स भी हैं, स्टेपे ग्रासलैंड्स। स्टेपे ग्रासलैंड की एक बेल्ट है जो यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में है।
और यूक्रेन में जो सॉइल पाई जाती है उसको कहा जाता है चर्नोजिम। चर्नोजिम का एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक इसीलिए क्योंकि इसमें हमस का कंटेंट ज्यादा है। एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था चेर्नोबिल में, और वो चेर्नोबिल में न्यूक्लियर रिएक्टर वो जो है वो यूक्रेन में ही। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट 2014 में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मलेशियन एयरलाइंस का, जिसमें एक फ्लाइट को विद द हेल्प ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल गिरा दिया गया था, जिस वजह से उसमें सवार सारे यात्री मारे गए थे। बाद में एक डच कंपनी ने आरोप लगाया कि जिस मिसाइल के थ्रू ये गिराया गया था वो रशियन बिल्ड था, जिसके बाद से रशिया के संबंध पूरे विश्व में काफी देशों के साथ खराब हो गए। इन सारी समस्याओं को रोकने के लिए एक मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ। मिन्स्क एक्चुअली बेलारूस की कैपिटल है, बेलारूस की कैपिटल है, और बेलारूस यूक्रेन और रशिया के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। इसमें 12 पॉइंट सीजफायर डील हुई थी जो बाद में दोनों पार्टी ने वॉयलेट कर दी थी। फिर मिन्स्क 2 के नाम से एक फिर से एग्रीमेंट हुआ इन 2015, ताकि इस ओपन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके, जिसको मीडिएट किया था फ्रांस एंड जर्मनी ने। और इसको साइन करने वाले जो पार्टीज थी वो थी रशिया, यूक्रेन, सेपरेटिस्ट रीजन के 2 लीडर्स भी, और साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन भी था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, जिसका सेक्रेटरिएट वियना ऑस्ट्रिया में है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन सारी समस्याओं के साथ साथ यूक्रेन साइबर अटैक से भी परेशान था। बहुत सारे साइबर अटैक हुए 2014 से यूक्रेन में। 2017 में नॉट पेटिया नाम से भी एक साइबर अटैक हुआ था। जैसा मैंने पहले कहा कि कोई भी समस्या, इंटरनेशनल समस्या का एक बड़ा कारण बैलेंस ऑफ पावर भी रहा है। जब से यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ है, रशिया और यूएसए हमेशा से चाहता आया है कि उसका इम्पैक्ट वहां पर अधिक से अधिक रहे। वेस्टर्न कंट्रीज या नेटो कंट्रीज हमेशा यूक्रेन को एक बफर जोन की तरह ट्रीट करते हैं, ताकि वो एक सेफ्टी डिवाइडर का काम करे। रशिया का इंटरेस्ट ब्लैक सी में ज्यादा है, और ये क्योंकि वो उसको जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी देता है। ये हेल्पफुल रहेगा उसके लिए ट्रांजिट कॉरिडोर्स में, ट्रेड एंड डेवलपमेंट में। अब क्या है ब्लैक सी? ये है ब्लैक सी का मैप, और ये मैप ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ब्लैक सी के सराउंडिंग में कौन कौन से देश हैं। दिस इज बुल्गारिया, रोमेनिया एंड यूक्रेन। आप इसे ब्रू के साथ से याद रख सकते हो, और हो सके तो आप इसे क्लॉकवाइज याद रखो। दिस इज रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की। आप मैप को क्लॉकवाइज याद रखेंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये 6 कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी के सराउंडिंग में है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सी बॉडीज और स्टेट्स भी हैं, जैसे कि सी ऑफ अजोव मैंने पहले बताया, वो ब्लैक सी से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ कर्स्ट स्ट्रेट। और दिस इज सी ऑफ मरमरा, जो ब्लैक सी से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस नैरो पैसेज जिसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। और बाद में जो सी ऑफ मरमरा है वो एजेंट सी से कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द डार्डेनल स्ट्रेट। और फर्दर जो एजेंट सी है वो एंटर करता है मेडिटेरियन सी में, एंड देन मेडिटेरियन सी कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन में। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कुछ वाटर बॉडीज हैं, और ये 6 कंट्रीज जो ब्लैक सी के सराउंडिंग में। ये है ब्लैक सी जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स कुछ फ्लो करती हैं, ड्रेन करती हैं। ये है नूब जो थोड़ा सा टच करती है यूक्रेन में भी। ये है निस्टर मोल्डोव प्लस यूक्रेन में फ्लो करती है। ये है सदर्न बॉग जो एक्सक्लूसिवली यूक्रेन की रिवर है। ये है नीपर जो 3 देशों से बहती है, एक है बेलारूस, रशिया एंड थर्ड इज यूक्रेन। दिस इज डॉन, दिस इज कुबन। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट रिवर जो ब्लैक सी में ड्रेन करती है। नेटो एक इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है जिसको लीड करता है यूएसए। इसकी एक पॉलिसी है ओपन डोर पॉलिसी, जिसके थ्रू ये न्यू कंट्रीज को ऐड कर सकता है। और रशिया के लिए हमेशा से सिक्योरिटी को लेकर खतरा बना रहा है ये वाली पॉलिसी, और इसीलिए रशिया की गवर्नमेंट ने ये डिमांड किया था कि कुछ सेट ऑफ डिमांड्स रखी थी, जिसमें से एक ये थी कि नेटो बैन कर दे यूक्रेन को अब एंट्री देने से। ये है नेटो का साइन। नेटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जिसके टोटल 30 मेंबर्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन अभी तक नेटो का मेंबर नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये है मिस्टर जेन्स
स्टाल्टनबर्ग, जो कि इस समय सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये साइन हुआ था 1949 में। करंट सिचुएशन ये है कि रशिया अभी तक ये अश्योर करना चाहता है कि यूएसए या फिर नाटो एंट्री ना दे यूक्रेन को, और इसके साथ साथ रशिया एक प्रेशर बिल्डअप कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज पे, ताकि वो कुछ सैंक्शन और कुछ कंसेशन दे सके जो उस पर लगा रखी हैं उन्होंने। किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी अगर यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज शुरू करती हैं अगेंस्ट रशिया, तो पूरे वर्ल्ड की पीस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ सकते हैं पूरे वर्ल्ड पर। तो थैंक यू so much for joining. Please subscribe my channel. If you like this video, please like, share and comment. Thanks for joining. Thank you so much.